हेलो दोस्तों, मैं नरोत्तम एक बार फिर से आप सभी का अपने YouTube चैनल स्टडी विद नरोत्तम में हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, हमारी कल से पॉलिटिकल की क्लास स्टार्ट हो चुकी है। उसी जो अपन ने कल चर्चा की थी उसे अपन एक बार फिर से दोहरान करते हुए आज की चर्चा प्रारंभ करेंगे। देखो, कल की क्लास में अपन ने यही देखा कि राजतंत्र, मोनार्की बोल सकते हैं, राजतंत्र क्या होता है, ऐसे बोल सकते हैं वह शासन की वह इकाई जिसके अंदर कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका, इन तीनों की जो शक्तियां हैं वो केवल और केवल एक ही व्यक्ति के अंदर निहित होती है। तो वो व्यवस्था कौन सी होती है? वो व्यवस्था कहलाती है राजतंत्र। अब राजतंत्र के अंदर अपन ने ये देखा था कि एक ही व्यक्ति के अंदर संपूर्ण शक्तियों का संकेंद्रण होने के कारण राजा क्या हो जाता है? निरंकुश प्रवृत्ति का बन जाता है। अब उस निरंकुश प्रवृत्ति को रोकने के लिए एक दार्शनिक थे, या बोल सकते हैं एक विचारक थे। उन्होंने अपना एक मत दिया, मॉन्टेस्क्यू, क्या नाम थे उनका? मॉन्टेस्क्यू ने दिया कि शक्तियों का पृथक्करण होना चाहिए, यानी कि शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत किसने दिया? मॉन्टेस्क्यू ने। अब इस सिद्धांत के अकॉर्डिंग क्या होता है? इस सिद्धांत में इन्होंने यही बात कही कि निरंकुश प्रवृत्ति को रोकने के लिए शक्तियों का विभाजन आवश्यक हो जाता है। तो यही बात अपन बात करेंगे। देखो, राजतंत्र वाली बात तो अपन ने लिख ली थी, उसके बाद में अपन को जो आज लिखना है वो क्या लिखना है? मॉन्टेस्क्यू के बारे में। तो सीधी सी बात, पहले बात करनी है अपन को मॉन्टेस्क्यू। देखो, मॉन्टेस्क्यू। अब मॉन्टेस्क्यू के बारे में अपन को सीधी सी बात यही ध्यान रखनी है कि मॉन्टेस्क्यू ने फ्रांसीसी, देखो ये कहां का था? फ्रांसीसी वैज्ञानिक था। तो ऐसे लिख सकते हैं, फ्रांसीसी विचारक मॉन्टेस्क्यू ने शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत दिया। शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत दिया। अब आपको यह पता होना चाहिए कि शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत क्या है, यानी कि शक्तियों का विभाजन होना चाहिए। क्या होना चाहिए? पृथक्करण का मतलब क्या होता है? अलग अलग बोले तो विभाजन। क्या होना चाहिए इनका? विभाजन, यानी कि शक्तियों का विभाजन होना चाहिए। यानी कि एक ही व्यक्ति के अंदर क्या नहीं होनी चाहिए? संपूर्ण शक्तियां निहित नहीं होनी चाहिए, अन्यथा वो क्या बन जाता है? वो निरंकुश प्रवृत्ति का व्यक्ति बन जाता है और समाज के अंदर वो अराजकता ही फैलाने की कोशिश करता है। फिर अपन बात करते हैं, आज भारत के बारे में अपन थोड़ी सी चर्चा करेंगे, फिर उसके बाद में अपन अलग अलग देशों के बारे में भी चर्चा करेंगे। तो देखो, मैंने बताया कि मॉन्टेस्क्यू क्या थे? मॉन्टेस्क्यू फ्रांसीसी विचारक थे। उन्होंने क्या दिया? शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत दिया। शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत क्या है वो मैंने आपको बता दिया। अब देखो, अपन भारत के बारे में देखेंगे। देखो, लोकतंत्र। अब लोकतंत्र की भारत में कितनी इकाइयां हैं? भारत में देखो, इसके अंदर लोकतंत्र के अंदर एक तो शासन की 3 इकाइयां हैं। तो देखो, सबसे पहली बात करें अपन विधायिका, और दूसरी इकाई क्या नाम दे रखे हैं? इसको अपन बोलते हैं कार्यपालिका। देखो, विधायिका को अपन लेजिस्लेचर बोल सकते हैं, कार्यपालिका को अपन एग्जीक्यूटिव बोल सकते हैं, और न्यायपालिका को अपन जुडिशरी बोल सकते हैं। अब देखो, अपन ने इसके बारे में कल थोड़ी सी जानकारी प्राप्त करने की कोशिश करी थी। देखो, विधायिका। अब विधायिका का जो सबसे मेन प्रमुख कार्य होता है वो होता है कानून बनाने का। क्या होता है? कानून बनाने का। अब देखो, इसके अंदर विधायिका के अंदर अपन 2 चीजों को समाहित करने की कोशिश करेंगे। देखो, सबसे पहले बात करें, विधायिका क्या कार्य करती है? विधायिका कानून बनाने का कार्य करती है। क्या करती है? कानूनों का निर्माण करने का कार्य कौन करती है? विधायिका। अब देखो, अपन बात कर रहे हैं, ये बात स्टेट नहीं, ये केंद्र के लेवल पर बात कर रहे हैं, यानी कि सेंट्रल के लेवल पर बात कर रहे हैं।
तो विधायिका क्या करती है, कानूनों का निर्माण करती है। अब सेंटर के लेवल पर बात करें तो सेंटर के लेवल पर जो एक कानून बनाने का कार्य है वो किसके द्वारा किया जाता है, संसद के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है, संसद के द्वारा। अब जबकि राज्यों के स्तर पर ये विधानसभा के, किसके द्वारा, विधानसभा के द्वारा ये कार्य संपादित किया जाता है। कौन सा, कानून बनाने का कार्य। तो देखो सीधी सी बात, विधायिका का जो महत्वपूर्ण कार्य होता है वो क्या होता है, कानून बनाना। देखो इनके सबके अलग अलग कार्य अपन जब इनको अलग से पढ़ेंगे उस समय करेंगे। मैं आपको थोड़ा सा एक खाका तैयार करने की कोशिश कर रहा हूं ताकि आप जो आने वाले टॉपिक्स हैं उनको थोड़ा सा अच्छे से समझ पाए। तो विधायिका का जो पहला काम होगा वो क्या होगा, कानूनों को बनाना। फिर अपन ने कल की क्लास के अंदर ये चर्चा की थी कि कानून तो बना देंगे कानून तो बना देंगे लेकिन उनको लागू भी तो सही ढंग से करना है। तो ये लागू करने का कार्य कौन करती है, वो कार्य करती है एग्जीक्यूटिव, यानी कि कार्य करने वाली कार्यपालिका, यानी कि कानूनों को लागू करना क्या करती है, ये लागू करने का कार्य कौन करती है, कार्यपालिका, या बोल सकते हैं एग्जीक्यूटिव क्या करती है, कानूनों को लागू करने का। फिर अपन बात करते हैं न्यायपालिका। न्यायपालिका क्या करती है, जो विधायिका और कार्यपालिका द्वारा जो किए गए कार्य हैं उनकी जांच पड़ताल करना या उनकी व्याख्या करना, एक्सप्लेन करना, ये किसका कार्य होता है, ये न्यायपालिका का कार्य होता है। कल की क्लास के अंदर अपन ने चर्चा यही की थी। अब देखो इस चर्चा को अपन आगे बढ़ाते हुए आज थोड़ा सा इसमें कुछ इंक्लूड या ऐड करने की कोशिश करेंगे। देखो सबसे पहले बात बताएं, अब देखो विधायिका का नाम मैं अगर जब भी लूं ना तो आपके दिमाग में दो चीजें आनी चाहिए। कौन सी, एक तो स्टेट लेवल पर और एक सेंटर लेवल पर, यानी कि एक तो केंद्र स्तर पर और एक राज्य स्तर पर। अब देखो राज्य स्तर पर तो कौन सी आनी चाहिए और केंद्र स्तर पर कौन सी आनी चाहिए वो मैं बात आपको बताता हूं। अब देखो जब भी मैं केंद्र की बात करूंगा तो केंद्र में तो आती है कौन सी, संसद, यानी कि संसद कानून बनाने का कार्य करती है और कानून बनाने वाली संस्था को अपन ने नाम दे रखा है कौन सा, विधायिका। अब देखो राज्य के लेवल पर अपन बात करेंगे तो राज्य के लेवल पर बात करते हैं तो विधानसभा ये कार्य करती है। अगर अपन को राज्य में कोई कानून चाहिए तो अपन विधानसभा से रिक्वेस्ट करेंगे, वो एमएलए वगैरह उसके अंदर कार्य करते हैं कानून बनाने का। फिर अपन बात करते हैं अब सेंट्रल लेवल पर ये कार्य कानून बनाने का कौन करेगी, संसद करेगी। फिर अपन को यही देखना है कि कार्यपालिका, तो मैं ये बात बताना चाह रहा था कि विधायिका का नाम लेते ही आपके दिमाग में दो चीजें आनी चाहिए, एक तो संसद आनी चाहिए और दूसरी कौन सी, विधानसभा। अब आप जान ही गए होंगे कि संसद क्या है, सेंट्रल लेवल की यानी कि केंद्र लेवल की, और विधानसभा कहां की है, राज्य लेवल की संस्था है। क्या, कौन सी संस्था, कानूनों का निर्माण करने वाली संस्था। फिर अपन बात करते हैं कार्य देखो कार्यपालिका। अब देखो कार्यपालिका का संबंध, कार्यपालिका का अगर मैं जिक्र करूं तो उस समय आपके सामने दो बातें आ जानी चाहिए। कौन कौन सी, दो बातें। एक तो इसमें सबसे मेन मुख्य व्यक्ति होता है वो होता है एक तो प्रधानमंत्री, और एक अगर अपन स्टेट्स में बात करें तो वो हो जाता है मुख्यमंत्री। अब देखो इसको याद करने का भी यही है भाई, कानूनों को लागू करवाने का कार्य कौन करता है, मंत्री और उसके मंत्री परिषद को द्वारा। अब देखने की कोशिश करना, अब यहां पर मैं प्रधानमंत्री की बात कर रहा हूं। देखो प्रधानमंत्री का संबंध किसमें होगा, सेंटर के लेवल पर, और मुख्यमंत्री का कार्य कहां पर होगा, सेंटर के लेवल पर। तो कार्यपालिका का नाम लेते ही आपको दिमाग में आ जाना चाहिए कि इसमें क्या होता है, प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री आते हैं। कौन कौन आते हैं, प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री आते हैं। अब देखो अगर अपन क्लासों के हिसाब से, अध्ययन के हिसाब से बांटे जिससे आपकी किताबों में बांटा गया है, तो कार्यपालिका को दो भागों में बांटा गया है। देखो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग 11th क्लास में इस कार्यपालिका को दो भागों में बांटा गया। कौन सा, एक तो स्थायी नौकरशाही,
स्थायी नौकरशाही, और एक होता है अस्थायी मंत्री परिषद, अस्थायी मंत्री परिषद। अब देखो स्थायी नौकरशाही से तात्पर्य क्या है, जैसा कि आप अभी सिविल सर्विसेज की तैयारी करने की प्रारंभ कर रहे हो ना आप, यानी कि आप आरएस और आईएएस की तैयारी कर रहे हैं, तो उससे जो अधिकारी बनेंगे और जो कानूनों को बनाने वाली या कानूनों को लागू करने में सहायक होंगे, वो व्यक्ति क्या कहलाएंगे, स्थायी नौकरशाही। एक देखो अपन बात करते हैं भाई स्थायी नौकरशाही और अस्थायी मंत्री परिषद के अंदर डिफरेंस क्या है। तो पहला डिफरेंस तो यही हो गया कि जो स्थायी नौकरशाही है उसका कार्यकाल क्या होता है, निश्चित होता है। क्या होता है, निश्चित होता है। अब जबकि अस्थायी मंत्री परिषद या बोल सकते हैं जो इसका दूसरा पार्ट है, कार्यपालिका का दूसरा पार्ट है, उसका कार्यकाल क्या नहीं होता है, स्थायी नहीं होता है। अब देखो वो कैसे, अब जैसे मान लो अपने मुख्यमंत्री जी हैं, मैंने आपको बताया भाई इसके अंदर प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री को अपन इंक्लूड करेंगे। अब देखो प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री हर 5 साल के बाद में बदल जाते हैं, क्योंकि अगर मान लो उन्होंने अच्छा कार्य नहीं किया 5 साल के भीतर, तो अपन सरकार को क्या कर देते हैं, बदल देते हैं। जैसा कि राजस्थान के अंदर आपने देखा होगा, एक बार कांग्रेस की सरकार आती है, फिर दूसरी बार बीजेपी की सरकार आती है, ऐसा ही रूटीन चलता रहता है। अपन केंद्र में भी यही बात कर लेते हैं, लेकिन केंद्र में पिछले 10 सालों से बीजेपी ही आ रही है। अब देखते हैं कौन सी आती है, वो बात का मुद्दा है। तो मैं समझाने की कोशिश यही कर रहा था कि स्थायी नौकरशाही का जो कार्यकाल होता है, वो कार्यकाल क्या होता है, सुनिश्चित या बोल सकते हैं निश्चित होता है। यानी कि एक निश्चित अवधि तक तो उनको हटाया नहीं जा सकता। वो सेवानिवृत्ति के बाद में, यानी कि 60 या 62-65 की वर्ष की आयु काल के बाद में वो क्या हो जाते हैं, रिटायरमेंट यानी कि सेवानिवृत्त होकर अपने पद से हट सकते हैं। अब देखो अस्थायी मंत्री परिषद के अंदर ऐसा नहीं है, इसका कार्यकाल क्या नहीं होता है, निश्चित नहीं होता है, यह आपने देखा है। अब जैसे मान लो राजस्थान के अंदर ही बात कर लेते हैं। राजस्थान में वर्तमान में क्या हो रहा है, आप भी देख रहे हो, कांग्रेस के अंदर ही विभाजन की स्थिति पैदा हो रही है। एक तरफ सचिन पायलट जी हैं और एक तरफ अशोक गहलोत जी हैं। वो अपनी अपनी मांगों को लेकर आपसी तनाव टकरा रहे हैं। अब इससे अपन को पता भी चल रहा है कि ये सरकार कभी भी गिर सकती है। बहुमत न होने की स्थिति में क्या हो सकता है, इस सरकार को गिराया जा सकता है। कार्यकाल 5 वर्ष का होता है वैसे तो। अगर मान लो किसी कारणवश उन्होंने इस्तीफा दे दिया, तो उस स्थिति में या बहुमत न होने की स्थिति में भी क्या हो जाती है, इसका गठन क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है, यानी कि ये विघटित हो जाती है। उस स्थिति में अपन को ये समझ में आया कि कार्यपालिका 2 प्रकार की होती है। कार्यपालिका को 2 भागों में बांटा गया। कौन सी, एक तो स्थायी नौकरशाही और एक बांटा गया है अस्थायी मंत्री परिषद। स्थायी नौकरशाही के अंदर आपको याद रखने की बात है कि इसमें RSIS लेवल के अधिकारी आते हैं, जिनका कार्यकाल क्या होता है, निश्चित अवधि का होता है। फिर अपन बात करें अस्थायी मंत्री परिषद, किसकी, अस्थायी मंत्री परिषद। अस्थायी मंत्री परिषद के अंदर क्या होते हैं, प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री और उनके मंत्री वगैरह आते हैं। तो उनका कार्यकाल क्या होता है, निश्चित नहीं होता है। उनका कार्यकाल क्या होता है, निश्चित नहीं होता है। फिर अपन बात कर लेते हैं न्यायपालिका के अंदर। अब देखो न्यायपालिका के अंदर अपन ने कल यही देखा था कि न्यायपालिका क्या करती है। न्यायपालिका का जो मुख्य कार्य होता है वो विधायिका और कार्यपालिका द्वारा किए गए कार्यों की क्या करना, जांच पड़ताल करना या व्याख्या करना। किसका कार्य होता है, ये न्यायपालिका का प्रमुख कार्य होता है। अब मैं बात करूं न्यायपालिका के अंदर इसके 2 पार्ट बताए गए हैं। देखो वैसे अगर इसकी संरचना देखी जाए तो ये एक ही है। देखो अब अगर मैं बात करूं, देखो अपन इसको अध्ययन की दृष्टि से फिर भी 2 भागों में बांट लेते हैं। एक तो क्या होता है सर्वोच्च न्यायालय, एक क्या होता है सर्वोच्च न्यायालय, जिसे आप क्या बोलते हो
सुप्रीम कोर्ट बोलते हो, एक होता है हाई कोर्ट यानी कि उच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय। अब देखो यहां पर समझने की बात इतनी सी है कि सर्वोच्च न्यायालय के अधीन रहकर ही उच्च न्यायालय कार्य करता है। अब देखो सर्वोच्च न्यायालय का दूसरा नाम क्या है? उच्चतम न्यायालय। क्या है? उच्चतम न्यायालय। उच्च न्यायालय उससे छोटा है उच्चतम से। देखो एक तो हाई होता है, उच्च, एक हाईएस्ट होता है, हाईएस्ट यानी कि जैसे मान लो ये ए है, बी है, सी है, डी है। अब देखो ए की तुलना में अगर बात करें बी, सी और डी, ये क्या है? हाई है। क्या है? हाई है। अगर मैं बात करूं इनमें हाईएस्ट कौन है, तो हाईएस्ट कौन है? इसके अंदर डी है। क्या है? डी है। तो देखो ऐसा नहीं है कि इस उच्च न्यायालय का कोई महत्व नहीं होता। भाई सर्वोच्च न्यायालय सबसे बड़ी संस्था है न्याय के क्षेत्र में, तो इसका कोई महत्व नहीं होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इनका समान महत्व होता है। कुछ विकट परिस्थितियों में जब इनमें लड़ाई का माहौल हो जाता है तो उस स्थिति में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा करी गई बात को ही सबसे ज्यादा प्राथमिकता दी जाती है। तो आपको यही ध्यान रखना है कि देखो विधायिका को अगर केंद्र में बात करेंगे तो केंद्र में इसको अपन नाम देते हैं संसद। अब राज्य के अंदर बात करेंगे तो विधानसभा। किसकी बात कर रहे हैं? विधायिका की। फिर अगर अपन बात करें कार्यपालिका को दो भागों में बांटा गया, स्थायी नौकरशाही और एक है अस्थायी मंत्री परिषद। स्थायी के अंदर अपन किसको रखते हैं? भाई जिनका कार्यकाल सुनिश्चित हो, जैसे आईएएस आरएएस अधिकारी, जितने भी प्रशासनिक या सिविल सेवा के अधिकारी हैं, उनको अपन किसके अंदर रखते हैं? इस स्थायी नौकरशाही के अंदर रखते हैं। फिर अस्थायी मंत्री परिषद, इसके अंदर जितने भी जो प्रतिनिधि है जनता द्वारा चुनकर सदन में जाते हैं, उनको अपन अस्थायी मंत्री परिषद के अंदर रखते हैं। फिर न्यायपालिका के अंदर अपन दो सदन मुख्य तौर से बनाए गए, एक तो सर्वोच्च न्यायालय और एक उच्च न्यायालय। अब देखो सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय। अब देखो आपको इतना सा समझना है कि भारत में क्या है? भारत में क्या है? संसदीय शासन व्यवस्था है। क्या है? भारत में संसदीय शासन व्यवस्था है। अब देखो इससे तात्पर्य क्या हुआ? इससे तात्पर्य क्या है? चूंकि आप देख पाते हैं कि विधायिका में जो सदस्य है, विधायिका में जो सदस्य हैं वे ही लोग क्या होते हैं? कार्यपालिका के भाग बन जाते हैं। जैसे अपन बात करें, मैंने कार्यपालिका के अंदर किसको रखा? एक तो रखा मुख्यमंत्री को, मिनिस्टर को। फिर अपन बात करें, एक रखा मैंने प्राइम मिनिस्टर को, यानी कि प्रधानमंत्री को। अब मैं अगर बात करूं तो क्या ये प्रधानमंत्री संसद का सदस्य नहीं है? संसद का सदस्य है, तभी तो क्या बन पाया? प्रधानमंत्री। यानी कि भारत में क्या है? भारत में संसदीय शासन व्यवस्था है। तो देखो आपको यहां तक का डायग्राम तो पूरा कंप्लीट ऐसे के ऐसे ही एज इट इज ऐसे के ऐसे ही बना लेना है। देखो सबसे पहले आप लोकतंत्र डालोगे। लोकतंत्र में शक्तियों का विभाजन तीन प्रकार से, या बोल सकते हैं शासन के तीन अंग होते हैं, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। फिर अपन बात करें विधायिका के अंदर अपन अगर केंद्र में बात करेंगे तो संसद हो गई, राज्य के अंदर बात करेंगे तो विधान सभा होगी। फिर अपन बात करें कार्यपालिका, स्थायी नौकरशाही और अस्थायी मंत्री परिषद, और न्यायपालिका के अंदर आप सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय। ये वाली बात ऐसे कैसे ही डायग्राम बनाकर इसको उतार लोगे। देखो उतारने के बाद में देखो मैं स्क्रीनशॉट ले लेना इसका, फिर उसके बाद में इसको अच्छे से उतारने की कोशिश करना। जितना अच्छे से आप नोट्स बनाओगे और उनका दोहरान करोगे, सफलता उतनी ही जल्दी मिलेगी। देखो बार बार अलग अलग चीजें पढ़ने से सिलेक्शन नहीं होता है, किसी एक चीज को बार बार दोहराने से ही अपन सिलेक्शन के निकट पहुंचे जाते हैं। क्योंकि अपन ने जो चीज पढ़ी है वो तो ऐसे पढ़ी है कि उसको तो अपन रात को कोई अगर अपन को नींदों में भी उठाकर पूछ लेना तो वो बातें अपन को एज इट इज जैसे कैसे याद होनी चाहिए। तो देखो मैं बात कर रहा था
कि इतनी बात आपने लिख ली, तो उसके बाद में आपको देखो ये लिखना है। अब देखो 3 पार्ट हो गए। अब तीनों पार्टों में से आपको यही ध्यान रखना है कि विधायिका का अंगी कौन है? कार्यपालिका। यानी कि जो ये कार्यपालिका है वो विधायिका के प्रति क्या है? जवाबदेही है। क्या है? जवाबदेही। जवाबदेही बोले या उत्तरदायी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं इसको? जवाबदेही बोल सकते हैं और उत्तरदायी बोल सकते हैं। अब देखो अपन बात कर रहे थे कि भारत में क्या है? संसदीय शासन व्यवस्था है। भारत में क्या है? संसदीय, यानी कि यहां पर संसद को सर्वोच्च माना गया। क्या है? भारत में, लिख सकते हो आप इसको, भारत में संसदीय शासन व्यवस्था है। इसलिए यहां स्पष्ट शक्ति पृथक्करण नहीं। इस बात से आप क्या समझे कि भारत में क्या है? संसदीय शासन व्यवस्था है या संस्थात्मक शासन प्रणाली है। इसके अंदर क्या होता है? जो कार्यपालिका होती है ये विधायिका के ऊपर डिपेंड करती है, या बोल सकते हैं कि कार्यपालिका में जो व्यक्ति भाग लेते हैं वो विधायिका के अंग होते हैं। इसी वजह से क्या होता है कि भारत में जो शक्ति पृथक्करण है वो बिल्कुल स्पष्ट नहीं है। क्योंकि स्पष्ट कब होता? स्पष्ट तो तब होता जब विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, इन तीनों का आपस में कोई भी संबंध नहीं होता। इन तीनों का आपस में कोई संबंध नहीं होता, तब तो स्पष्ट शक्ति पृथक्करण है। और ऐसी व्यवस्था कहां पर देखी जा सकती है? ऐसी व्यवस्था अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली के अंदर ही देखी जा सकती है। तो आप मेरे को कमेंट सेशन में ये बताओगे कि अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था वर्तमान में कौन से देश में प्रचलित है? वर्तमान में कौन से देश में प्रचलित है? अब देखो अपन बात कर रहे थे भारत की, तो भारत के बारे में अपन को अध्ययन पूरा कर इस टॉपिक को थोड़ा सा आगे बढ़ाने की अपन कोशिश करेंगे। तो मैं आपको एक बात बता रहा था कि विधायिका क्या है? विधायिका का अंगी कार्यपालिका, या बोल सकते हैं कार्यपालिका विधायिका के प्रति क्या है? जवाबदेही है या उत्तरदायी है। अब देखो अगर मैं इस बात को इस डायग्राम के अकॉर्डिंग समझाने की कोशिश करूं, तो यानी कि जैसे मान लो ये क्या है? ये मैं आपको बता दिया विधायिका। ये क्या हो गई? विधायिका। अगर मेरे को इसी के अंदर कार्यपालिका को अगर दर्शाना भारत के संदर्भ में, तो भारत के संदर्भ में यानी कि मैं इस कार्यपालिका को यहां पर दर्शाऊंगा। क्यों दर्शाऊंगा? अब मैं बात बताता हूं। देखो कार्यपालिका के अंदर अपन ने किसको रखा? एक तो रखा स्थायी कार्यपालिका और एक अस्थायी कार्यपालिका। स्थायी कार्यपालिका के अंदर तो अपन ने जो सिविल सर्वेंट है उनको रखा, यानी कि नौकरशाही के जितने भी जो सरकारी कर्मचारी हैं उनको जो शासन व्यवस्था में भागीदारी सुनिश्चित करते हैं, भागीदार निभाते हैं, उनको अपन ने रखा। उसके बाद में एक और आया था अस्थायी कार्यपालिका या अस्थायी मंत्री परिषद। अब मान लो प्रधानमंत्री अपन को नियुक्त करना है, तो अपन क्या करेंगे? संसद के सदस्यों को बैठा लेंगे और उनमें से जो योग्य व्यक्ति होगा, जिसके पक्ष में बहुत सारे लोगों का ऐसे बोल सकते हैं बहुमत होगा, उसी व्यक्ति को अपन क्या करेंगे? प्रधानमंत्री के पद की शपथ लेने के लिए राष्ट्रपति क्या करेगा? आमंत्रित करेगा। क्या करेगा? राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की शपथ लेने के लिए आमंत्रित करेगा। संसद में बहुमत प्राप्त दल के नेता
को राष्ट्रपति क्या करता है, प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लेने के लिए क्या करता है, आमंत्रित करता है। अब देखो ये बहुत सारे लोग यानी कि संसद के सदस्यों में से ही एक व्यक्ति क्या बनेगा, कार्यपालिका के अंदर जो अस्थायी मंत्रिपरिषद है उसका प्रमुख बनेगा। तो अपन बोल सकते हैं कि ये कार्यपालिका का भाग कहां से आया, कार्यपालिका किसमें से निकली, विधायिका में से निकली, यानी कि ये विधायिका का ही कुछ पार्ट है। कौन, कार्यपालिका। फिर अपन बात करें न्यायपालिका। क्या संसद के सदस्य जो जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होकर जाते हैं वही लोग न्यायपालिका में भागीदारी देते हैं? नहीं ना। कभी जजों को, जज वगैरह होते हैं उनके बारे में सुना है कि वो व्यक्ति पहले वोटों में खड़े हुए फिर उसके बाद में चुनकर सर्वोच्च न्यायालय में गए? ऐसा आपने कभी नहीं सुना ना, ऐसा होता भी नहीं है, क्योंकि न्यायपालिका क्या है, इन दोनों से अलग है। इन दोनों से क्या है, अलग है। अब भारत के अंदर क्या है, भारत के अंदर द्विसदनात्मक विधायिका क्या है, द्विसदनात्मक विधायिका है। इस बात को मैंने आपको पहले बता दिया। कैसे, केंद्र में तो संसद हो गई और केंद्र में तो संसद हो गई, राज्य में क्या हो गई, विधानसभा। उसी प्रकार अपन बात कर सकते हैं द्विसदनात्मक कार्यपालिका, यानी कि द्विकार्यपालिका है। कैसे बात करें, प्रधानमंत्री है एक तरफ, स्टेट के लेवल पर तो मुख्यमंत्री की बात कर लेते हैं और केंद्र के लेवल पर अपन प्रधानमंत्री की बात कर लेते हैं। जबकि न्यायपालिका क्या है, एक ही है, क्योंकि जो ये उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं वो सर्वोच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के अंडर ही कार्य करते हैं। तो यानी कि आपको ये याद रखना है कि द्विसदनात्मक तो विधायिका है और द्विसदनात्मक ही क्या है, कार्यपालिका है, जबकि न्यायपालिका क्या है, एकल है, एकल सदन। क्या है, एकल सदन। तो आज की क्लास में अपन ने यही देखा कि विधायिका का कार्य क्या होता है, विधायिका का कार्य कानून बनाना होता है, कार्यपालिका का कार्य क्या होता है, कानून को लागू करना होता है, और न्यायपालिका का कार्य क्या होता है, न्यायपालिका का कार्य होता है कानूनों की व्याख्या करना। फिर अपन ने देखा कि विधायिका में दो पार्ट होते हैं, एक तो राज्य लेवल पर और एक केंद्र लेवल पर। राज्य लेवल पर यानी कि स्टेट के लेवल पर जो पार्ट होता है उसे तो अपन विधानसभा बोलते हैं, और जो केंद्र के लेवल पर या सेंटर के लेवल पर जो पार्ट होता है उसे अपन संसद के नाम से जानते हैं। इसी प्रकार अपन बोल सकते हैं कि विधायिका भारत के अंदर द्विसदनात्मक है और भारत में कौन सी शासन पद्धति चलती है, संसदात्मक शासन पद्धति चलती है। फिर अपन बात करें कार्यपालिका, कार्यपालिका दो प्रकार की हो गई, स्थायी नौकरशाही और एक अस्थायी नौकरशाही। वो अपन ने डिवाइड कर दिया। स्थायी के अंदर तो अपन सिविल सर्वेंटों को रख देते हैं और अस्थायी के अंदर जो संसद से चुने गए जो प्रतिनिधि हैं, जो मंत्री बनते हैं, प्रधानमंत्री बनते हैं, मुख्यमंत्री बनते हैं, उनको अपन ने रखा। फिर अपन ने देखा कि न्यायपालिका को भी दो भागों में बांटा गया है वैसे, लेकिन स्पष्ट रूप से नहीं दिया, इसलिए अपन न्यायपालिका को क्या बोलते हैं भाई, एक सदनात्मक ही है। और इसमें जो मुख्य भाग होता है वो क्या होता है, सर्वोच्च न्यायालय। कौन सा होता है, सर्वोच्च न्यायालय। तो आज की क्लास में अपन ने ये देखा कि भारत में क्या है, संसदात्मक शासन व्यवस्था है। और कल की क्लास को भी अपन ने थोड़ा सा रिवाइज कर लिया था और एक आज सबसे महत्वपूर्ण मॉन्टेस्क्यू के बारे में पढ़ा था, जो एक फ्रांसीसी दार्शनिक या विचारक थे। उन्होंने शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत दिया था। ये सिद्धांत क्यों दिया था वो आपको मैंने बिल्कुल अच्छे से बता दिया। क्यों दिया था, क्योंकि निरंकुशता से बचने के लिए अपन को शक्तियों का पृथक्करण करना आवश्यक हो जाता है। तो आज का जो क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़कर जा रहा हूं वो क्या है, अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली कौन से देश में वर्तमान में अपनाई जा रही है, या बोले तो कौन से देश की शासन व्यवस्था अध्यक्षात्मक
शासन प्रणाली के अकॉर्डिंग चल रही है? इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेशन में देंगे। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा है तो बने रहिए अगले सेशन के लिए। तब तक के लिए बाय बाय। अगर आप सभी को ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। धन्यवाद। गुड नाइट। हैव अ नाइस डे। थैंक यू।